सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो, हमने जो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े थे, तो इसमें हमने तीसरा क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत ये पढ़ रहे हैं और इनमें हमने 2 वीडियो में देख लिया है। और आज इस सिद्धांत को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज तीसरा वीडियो इसका। जो भी ये सिद्धांत देख रहा है तो पिछले 2 वीडियो जरूर देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आज मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ जो जनरली आपको मिलेगी नहीं। तो देखो, पहले हमने 5 जो महत्वपूर्ण शब्द है इनके द्वारा वो पढ़ लिए थे। तो उसमें पहला पढ़ा था हमने अनुक्रिया सामान्यीकरण, दूसरा पढ़ा था हमने शेपिंग जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा पढ़ा था हमने वचन, वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, चौथा पढ़ा था हमने मैगजीन प्रशिक्षण, और 5वां पढ़ा था पुनर्बलन, है ना। तो पुनर्बलन के भी मैंने प्रकार बताया, वो देखना इम्पोर्टेंट चीजें। तो आज हम 6 नंबर पर जो महत्वपूर्ण शब्द है उस पर आएंगे। 6 नंबर पर आएंगे आज हम। ये देखो, ये चीज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, पुनर्बलन अनुसूची। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो जनरली मिलते नहीं। तो देखो, पुनर्बलन अनुसूची है ना, वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पुनर्बलन अनुसूची। कौन कौन सी? एक तो होती है सतत पुनर्बलन, एक होती है आंशिक पुनर्बलन। तो देखो, पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार के, सतत पुनर्बलन और आंशिक। सतत पुनर्बलन का तो मतलब है कि प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी जो भी अनुक्रिया होगी उस अनुक्रिया पर हम पुनर्बलन देंगे, वो होता है सतत पुनर्बलन। और दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, है ना। तो आंशिक पुनर्बलन में यह है कि हम लगातार न देकर किसी क्रिया पर पुनर्बलन देगा। तो ये इससे ज्यादा ये प्रभावी होता है, क्योंकि अगर बालक को पता चल जाएगा कि भाई प्रत्येक अनुक्रिया पर हमारे को पुनर्बलन मिलेगा, तो वो वैसा अधिगम नहीं कर पाएगा। जबकि आंशिक में बालक को ऐसा रहता है कि किसी अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिल जाएगा और किसी पर नहीं मिलेगा। तो इनके भी देखो प्रकार है। तो सतत का तो मतलब प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना, और आंशिक का मतलब प्रत्येक अनुक्रिया पर न देकर किसी अनुक्रिया पर देना। जैसे पहली पर दे दिया, तीसरी अनुक्रिया पर दे दिया, 5वीं पर दे दिया, 7वीं पर दे दिया, तो वो होता है आंशिक। अब देखो, आंशिक पुनर्बलन है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुपात पुनर्बलन, और एक होता है अंतराल पुनर्बलन। ठीक है ना। अनुपात का तो मतलब अनुपात में पुनर्बलन देना, है ना। जैसे 5वीं पर दे दिया, 10वीं पर दे दिया अनुक्रिया पर, वो होता है अनुपात। यानी कि 10 और 15, 10 और 20 उसने अनुक्रिया की, तो उनका हम अनुपात निकाल लेंगे, ना। तो 30 का कितना हो जाएगा, 15। तो 15 अनुक्रिया पर दे दिया। और अंतराल में होता है जैसे 7वीं पर, 14वीं पर, है ना, 21वीं अनुक्रिया पर, है ना। तो वो होता है अंतराल पुनर्बलन। तो इनके भी देखो 2 प्रकार, इनको भी फिर से 2 प्रकार में बांटा गया। एक तो होता है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। एक होता है दूसरा परिवर्त्य पुनर्बलन। तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन का तो इसमें देखो संख्या निर्धारित होती है, यानी कि इससे नाम से ही पता चल रहा है। निश्चित मतलब प्रत्येक निश्चित संख्या अनुपात पर पुनर्बलन। और परिवर्त्य का मतलब होता है निश्चित अनुपात संख्या पर न देकर अनिश्चित, यानी कि वो निर्धारित नहीं होती है, उस पर पुनर्बलन देना, वो कहलाता है परिवर्तन पुनर्बलन अनुपात, है ना। जैसे हमने वहां पर देखा था कि 15वीं पर दिया था, तो यहाँ पर मान लीजिए 17वीं पर दे देगा, है ना। यहाँ पर 15वीं पर और यहाँ पर 17वीं, तो वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन पुनर्बलन हो जाएगा। दूसरा है अंतराल। इसके भी 2 प्रकार हैं, अंतराल के भी। अब पहले देखो, अंतराल पुनर्बलन क्या होता है, यानी कि प्रत्येक अनुक्रिया के बीच में गैप होना चाहिए कितना। तो पहले 10वीं अनुक्रिया पर दे दिया, फिर 15वीं अनुक्रिया पर दे दिया, 5 का गैप, फिर 20वीं अनुक्रिया पर दे दिया, वो होता है अंतराल पुनर्बलन। तो इसमें भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, और दूसरा होता है परिवर्त्य पुनर्बलन। तो इसी में सेम वैसा है। निश्चित अंतराल तो जैसे अभी मैंने बताया था 5वीं 10वीं, है ना। और परिवर्तन में मतलब
अनिश्चित रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा कि कभी कभी हमने 5 पर दे दिया, कभी कभी 12वीं क्रिया पर दे दिया, कभी 8वीं क्रिया पर दे दिया, तो वो होता है परिवर्ती अंतराल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको मिलती नहीं है और क्वेश्चन आ सकता है। अब इनमें से आप में से पूछा कि कौन सा पुनर्गुणन सबसे अधिक अच्छा रहता है, तो देखो आंशिक पुनर्गुणन है ना, ये सबसे मोस्ट रहता है, इससे बच्चे ज्यादा अधिगम करते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावशाली पुनर्गुणन कौन सा है? आंशिक पुनर्गुणन, क्योंकि सतत में तो बालक को पता रहता है कि भाई प्रत्येक अनुक्रिया पर हमें पुनर्गुणन मिलेगा, तो वो वैसे अधिगम नहीं करेगा, स्थायी अधिगम नहीं होगा। आंशिक में वो है ज्यादा मेहनत करके बढ़िया अधिगम करेगा, मतलब उसे पता नहीं रहता कि भाई कौन सी क्रिया पर हमें पुनर्गुणन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 7वीं देखो क्या आती है, 7 नंबर पर हमारा शब्द आता है श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला किसे बोलते हैं कि एक अनुक्रिया का संकेत दूसरे अनुक्रिया से मिलना, वो क्या होते हैं? श्रृंखला। तो एक अनुक्रिया का संकेत, एक अनुक्रिया का संकेत दूसरी अनुक्रिया से मिलना, वो क्या कहलाते हैं? श्रृंखला। जैसे चूहे ने लीवर दबाता था ना, तो वैसे ही क्या करता था कबूतर भी, उसको क्या मारता था, उस बटन को चाबी मारता था तो भोजन आ जाता था। वो कौन सी होती है? श्रृंखला कहलाती है, मतलब एक अनुक्रिया का संकेत दूसरे अनुक्रिया से मिलना। फिर नंबर 8 पर आता है हमारा शब्द संचय रिकॉर्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, संचय रिकॉर्डिंग। आपको मिले कि नहीं ये सब चीजें, बहुत अच्छी चीजें। संचय रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं कि जो अनुक्रिया करने की दर है उसको रिकॉर्ड करना, मतलब कि चूहा लीवर दबाता है ना कि भाई कौन सी पहली अनुक्रिया में उसने कितना समय लिया, दूसरी अनुक्रिया करने के बाद जो कितना टाइम लेता है वो रिकॉर्ड करना, है ना। तो अनुक्रियाओं को रिकॉर्ड करना, अनुक्रिया करने का समय रिकॉर्ड करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि चूहे ने पहली बार जब लीवर दबाया और दूसरी बार जो लीवर दबाने की अनुक्रिया की, उसके मध्य क्या जो उसने आवाज की वो कितना समय गैप रहा, है ना। तो उससे बोलते हैं अनुक्रिया कर संचय रिकॉर्डिंग, यानी कि आवाज है ना, वो जो आवाज करता है ना उसको रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं संचय रिकॉर्डिंग, और उसने कितना टाइम लिया था उसे। ठीक है। फिर 9 नंबर शब्द पर आता है हमारा शब्द पर आता है हमारा शाब्दिक व्यवहार के प्रकार। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, शाब्दिक व्यवहार के प्रकार। तो शाब्दिक व्यवहार देखो 4 प्रकार का होता है ना। तो उसमें पहला आता है मांड आधारित व्यवहार, मांड आधारित व्यवहार। तो देखो इससे तो नाम से ही पता चल रहा है मांड आधारित व्यवहार किसे बोलते हैं, यानी कि मांग आधारित व्यवहार, यानी कि किसी चीज की डिमांडेबल है तो वो होता है मांग आधारित व्यवहार। ये क्या कहलाता है? टेक्ट व्यवहार। देखो दूसरी चीज है इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट, टेक्ट व्यवहार। टेक्ट व्यवहार किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो टेक्ट व्यवहार उसे कहेंगे कि वास्तविक चीज को देखकर बोला गया शब्द। जैसे बच्चे को हम आम दिखाते हैं और फिर से उससे पूछते हैं कि क्या चीज है, तो वो बोलता है ना कि आम, तो वो होता है टेक्ट व्यवहार। तो वास्तविक चीज को देखकर बोला गया शब्द क्या कहलाता है? टेक्ट व्यवहार। तीसरा होता है प्रतिध्वनि व्यवहार। तो प्रतिध्वनि देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, है ना। तो एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति,
एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि व्यवहार कहलाता है। और नंबर 4 पर है ऑटोक्लेटिक व्यवहार। ऑटोक्लेटिक व्यवहार। देखो तो प्रतिध्वनि व्यवहार मतलब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति में बच्चे एक ही शब्द को रटते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं आम आम आम, है ना, तो वो होता है प्रतिध्वनि व्यवहार। ऑटोक्लेटिक व्यवहार है कि बच्चे स्वयं बोलेंगे इसमें ना, तो ऑटोक्लेटिव व्यवहार में स्वयं अपने आप बोलना। तो ये देखो 4 इंपॉर्टेंट शाब्दिक व्यवहार है। मांड आधारित व्यवहार मांग पर आधारित होता है। डिमांडेबल टेक्स्ट आधारित व्यवहार होता है, वास्तविक चीज को देखकर बोला गया शब्द। प्रतिध्वनि आधारित व्यवहार होता है, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति। और ऑटोक्लेटिव व्यवहार होता है स्वयं अपने आप बोलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि शिक्षा में क्या उपयोगिता है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसकी शिक्षा में उपयोगिता देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट। आज यह सिद्धांत पूरा हो जाएगा, तो देखिए इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। शिक्षा में उपयोगिता, तो शिक्षा में क्या उपयोगिता है? देखो पहली बात तो यह है कि यह सिद्धांत बालकों के शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी है। तो शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात है कि बालकों में यह क्या करता है? आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी, आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है यहां से कि यह सिद्धांत निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है एक ये, और अगली विशेषता भी इंपॉर्टेंट है, आई हुई है यह विशेषता भी। यह सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन को सर्वाधिक महत्व देता है। यानी कि यह सिद्धांत सार देखो अभिकर्मिता अनुदेशन है ना, वो स्किनर ने दिया था, इस सिद्धांत के आधार पर दिया। तो अभिकर्मिता अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो रेखीय अभिकर्मिता अनुदेशन, तो रेखीय तो दिया था स्किनर ने, ठीक है ना। दूसरा होता है साखीय अभिकर्मिता अनुदेशन, साखीय किसने दिया था? नॉर्मल क्राउडर ने। और तीसरा होता है अवरोही या मैथमेटिक्स अधिगम, वो दिया था थॉमस एस गिलबर्ट ने। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन पर सर्वाधिक महत्व कौन देता है? ये क्रियापद अनुबंधन का सिद्धांत देता है। चौथा है चिंताओं को दूर करता है यह सिद्धांत, बालकों की चिंताओं को दूर करता है, ठीक है ना। और यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस सिद्धांत की कि यह किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो यह सर्वाधिक बल देता है पुनर्बलन और सफलता पर सर्वाधिक जोर देता है। सफलता पर सर्वाधिक बल देता है। तो सफलता पर सर्वाधिक बल कौन देता है? पुनर्बल और सफलता पर। नंबर 6 ये किस प्रकार के पुनर्बल पर जोर देता है? किस पर? सकारात्मक, सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है, ठीक है ना। और नंबर 8 5 6 7 8 पर है ये बालकों के व्यवहार को क्या करता है? व्यवहार को परिमार्जन करने तथा परिणामों की, इंपॉर्टेंट है, परिणामों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। कितने हो गए? 8 हो गए ना। अभी और देखो और विशेषता इसकी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप।
9 नंबर पर आता है कि यह बालकों को क्या करता है, स्वयं अनुक्रिया करके स्वयं अधिगम करने पर बल देता है। तो स्वयं अनुक्रिया करके स्वयं अधिगम पर बल देता है। नंबर 10 पर है, यह बालकों में अंधविश्वासों को दूर करता है। अंधविश्वासों को दूर करता है। जल्दी जल्दी इसलिए लिखा रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा बहुत बड़ा बन जाता है। नंबर 11 पर है, इसके द्वारा बालक क्या करते हैं, देखो अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं इस सिद्धांत के आधार। तो बालक अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। अगली विशेषता नंबर 12 पर है, देखो इससे क्या होता है, अंधविश्वासों को दूर करता है और बालक अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बालकों को देखो व्यवहार में जो शिक्षण मशीन होती है बालकों को दिखाने के लिए, है ना। तो ये शिक्षा में शिक्षण मशीन इंपॉर्टेंट है, ये मशीन तथा यह शिक्षा में शिक्षण मशीन तथा शैक्षिक तकनीक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है या बल देता है। तो एक ही बात है, बल देता है, यानी कि शिक्षण मशीन पर सर्वाधिक बल कौन सा सिद्धांत देता है, तो यह सिद्धांत देता है। तो शिक्षा में उपयोगिता देखो हमने कंप्लीट पढ़ लिया इसकी, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसकी यही है कि ये किस पर बल देता है, सबसे ज्यादा पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन और सफलता पर। और एक और विशेषता इसकी रह गई, याद आ गई अभी, देखो ये क्या करता है कि किसी उद्दीपक, यह सिद्धांत किसी उद्दीपक होने की अनिवार्यता को खत्म करता है। इंपॉर्टेंट है सभी सिद्धांतों में। हमने जो पहले 2 सिद्धांत पढ़े थे, थॉर्नडाइक और पावलोव, उनमें उद्दीपक था ना। तो इस सिद्धांत में उद्दीपक से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि बिना उद्दीपक की जानकारी बिना जो क्रिया करते हैं वो क्या होता है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत किसी उद्दीपक होने के अनिवार्यता को क्या करता है, खत्म करता है। तो अब हम देखो ये पढ़ेंगे, अब हम इसकी दोष के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दोष, तो दोष इसके 4 ही हैं। दोष देखिए आप, पहला दोष तो यह है कि यह सिद्धांत आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं देता। आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं देता। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत अधिगम में अंतर्दृष्टि का कोई स्थान नहीं रखता है। तो यह सीखने में अंतः दृष्टि का कोई स्थान नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट है ये आलोचना। देखो आनुवांशिकता वाली आई हुई, आनुवांशिक कारकों को महत्व कौन सा सिद्धांत नहीं देता, तो ये सिद्धांत। और तीसरी बात है कि चूंकि स्किनर ने निम्न स्तर के जानवरों पर प्रयोग किया, तो उनकी जो परिस्थितियां वो कंट्रोल की जा सके, निरंतर की जा सके, लेकिन मानव की जो परिस्थितियां सीखने की वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। ठीक है, एक ये हो गया इसका दोष। और नंबर 4 पर होता है, नंबर 4 पर यह दोष है कि देखो यह विशेष प्रकार का अनुकूलन होने से ही क्या होता है, बालक सीखता है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, तार्किक और मनन के द्वारा भी सीखता है। तो उनका क्या करता है, ये विरोध करता है। यानी कि यह सिद्धांत किस पर सर्वाधिक बल देता है कि विशेष प्रकार के अनुकूलन के द्वारा सीखने पर बल देता है, जिससे मनुष्य की जो तार्किक शक्ति है
तार्किक शक्ति वो क्या हो जाती है, कमजोर। तो ये इसके क्या हो गए, 4 दोष हो गए। इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक कारकों को महत्व नहीं देता और इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का कोई स्थान नहीं है। और चूंकि थॉर्नडाइक ने ये स्किनर ने निम्न स्तर के जानवरों को प्रयोग किया तो उनकी जो परिस्थितियों को कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मानवीय परिस्थितियों को कंट्रोल में नहीं किया जा सकती है। और नंबर 4 पर है कि यह सिद्धांत विशेष प्रकार के एक अनुकूलन यानी कि सफलता और अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन होता है उस पर ही बल देता है। लेकिन मनुष्य जो और जो मेंटल एक्टिविटी होती है, तार्किक समस्या समाधान, उनके द्वारा भी सीखता तो उन पर यह बल नहीं देता है। तो देखो हमने व्यवहारवादी 3 सिद्धांत कंप्लीट पढ़ लिए। प्रयास से हम त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का वो वीडियो थोड़ा छोटा बना हुआ है तो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वो अच्छे तरीके से समझा है। दूसरा हमने आईपी पावलोव जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें से एग्जाम्पल के लिए, तो आईपी पावलोव का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ लिया। और तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर ने प्रतिपादन किया था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सिद्धांत आगे में व्यवहारवादी 2 सिद्धांत बचे वो जल्दी से जल्दी करा दूं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।